तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और होली भी आ रही है बहुत जल्द। तो मैं सुचेता गुप्ता, बाई प्रोफेशन एज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड आईबीसी कॉर्पोरेट लॉ एडवाइज़र, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल आओ सीखो आईबीसी में। और होली की सबको पहले ही एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं एक नए केस के साथ उपस्थित हुई हूँ। ये नया केस एनसीएलटी बेंच का है। तो शुरू करते हैं। तो एनसीएलटी बेंच, प्रिंसिपल बेंच, न्यू दिल्ली। तो ये मैटर है हमारा रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ईपीएफओ रीजनल ऑफिस जमशेदपुर वर्सेस ममता बिनानी इज द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो इस केस में बेसिकली जो अपीलेंट है वो एक प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट है यानी कमिश्नर है, और जो ममता बिनानी है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है। तो हुआ क्या था इसके थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर रही हूँ अभी फैक्ट्स आपको कि हुआ क्या था इस केस में। बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। तो और ये केस कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ नहीं आएगा कि अपील में जाना है तो वो क्या टाइम बार्ड है कि नहीं है, उसका भी कुछ इसमें डिस्क्रिप्शन आएगा। तो बेसिकली हुआ क्या था, एक कंपनी थी आरडी रबर रिक्लेम लिमिटेड। तो ये कंपनी चली गई सीआईआरपी प्रोसेस में। अब सीआईआरपी प्रोसेस में जब ये चली गई तो इसमें रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गई मिस ममता बिनानी। तो और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि इसमें रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया। एक सक्सेसफुल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन गया, मीन्स उनका जो उन्होंने सबमिट किया था प्लान वो अप्रूव कर दिया सीओसी ने। और उसके बाद एनसीएलटी ने भी अप्रूव कर दिया उसको बाई ऑर्डर डेटेड 11/5/2021 में ऑर्डर पास किया। और एनसीएलटी से भी ये रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया। और इसमें सक्सेसफुल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट का जो भी अमाउंट उन्होंने दिया था वो उसमें एडमिट हो गया कि इतने अमाउंट का उन्होंने रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया है, और उतना ही अमाउंट एडमिट करके वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब सब कुछ हो गया 2021 में, सारा कुछ हो गया। और रिजोल्यूशन जो सक्सेसफुल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट थे उन्होंने अपने हाथ में हैंडओवर भी ले लिया कंपनी का, जो कंपनी सीआईआरपी में थी। उसके बाद उन्होंने प्रोसेस भी शुरू कर दिया, सारे काम शुरू हो गए उस कंपनी में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो कमिश्नर है प्रोविडेंट फंड जो एक्ट है उस पर, जो ईपीएफओ जो एक्ट है उसके बेसिस पे जो कमिश्नर है उन्होंने एक अपील डाली। अब वो अपील देखिए आप कितने दिन बाद डाली है इन्होंने, जब ये ऑर्डर पास हो गया एनसीएलटी बेंच से 11/5/2021 को, पर ये अपील में गए हैं 21/2/2022 को, मींस 9 मंथ्स के बाद गए हैं ये अपील में। पर फिर भी इनको इनकी अपील एडमिट हुई है और एनसीएलटी में, और इनके केस को सुना गया है वहाँ पे। बेसिकली होता क्या है, जब कोई नॉर्मली हम लोग जाते हैं तो एनसीएलटी मोस्टली अगर अपील टाइम बार्ड है तो वो मतलब 30 डेज़ का टाइम हो गया या 15 डेज़ का भी हमने ग्राउंड ले लिया, सफिशेंट कॉज है, जो मैंने लास्ट ऑर्डर में भी बताया था, तो वो एडमिट नहीं करता है हमारी अपील को, वो रिजेक्ट ही होती है अपील। पर इनके केस में क्या हुआ है कि ये 9 मंथ्स के बाद भी गए हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, मैंने बहुत सारी कंपनीज के केस में देखा है कि अगर जहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी की बात आ जाती है, जहाँ पे इनकम टैक्स के ड्यूज़ हैं या जीएसटी वालों के ड्यू हैं या ईपीएफ अथॉरिटी के ड्यू हैं, जहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कोई ड्यूज़ होते हैं या कोई उनका कोई मुद्दा होता है, तो उस केस में अपील वगैरह एप्लीकेशन वगैरह एडमिट हो जाती है मोस्टली। तो इनके केस में भी वही हुआ है कि ये 9 मंथ्स के बाद गए अपील में, फिर भी इनकी एनसीएलटी में एडमिट हो गई है अपील। तो आगे चलते हैं हम। ये 3 सेक्शन में इसमें प्रॉब्लम थी कि एक तो ये था कि जो ये रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था तो इन्होंने अपने 3 सेक्शन में क्लेम भेजे थे। एक भेजा था सेक्शन 7A में, एक भेजा था 14B में, और एक भेजा था इन्होंने 7Q में। अब मैं 7A बता देती हूँ पहले क्या है। 7A जो सेक्शन है वो बेसिकली सेक्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉय, यानी कि जो ईपीएफओ का जो सेक्शन है, ईपीएफओ एक्ट 1952 है, उसका जो सेक्शन 7A है वो ये कहता है कि एक मनी
डिटर्मिन कर सकता है कमिश्नर ऑफ ईपीएफ, जो कि एम्प्लॉयर से अगर कुछ ड्यू है तो वो डिटर्मिन कर सकते हैं। और उस मनी को अगर पे नहीं किया है एम्प्लॉयर ने तो उस पर इंटरेस्ट भी बनती है। तो वो इंटरेस्ट पेबल बाय द एम्प्लॉयर के लिए 7Q आ गया। सेक्शन 14 है जो वो कहता है कि वो पेनल्टी का सेक्शन है। अगर ये दोनों टाइमली अगर पे नहीं करता है कोई एम्प्लॉयर तो उन पे सेक्शन 14 में पेनल्टी इम्पोज होती है। तो अब हुआ क्या, इस रेजोल्यूशन प्लान जो इन्होंने सबमिट किया था सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने, और जो एडमिट भी हो गया था और जो जिसमें ऑर्डर भी एनसीएलटी से पास हो गया था, अप्रूव हो गया था, तो उसमें सेक्शन 7A का जो क्लेम था, ठीक है, वो तो एडमिट हो गया, पर जो बाकी जो सेक्शंस थे जैसे 7Q और 14, इन दोनों सेक्शंस का जो क्लेम अमाउंट था वो उन्होंने एडमिट नहीं किया। मतलब एडमिट किया, वो रिजोल्यूशन प्लान में उसके लिए कोई प्रपोजल था ही नहीं, और वो उसमें कोई भी अमाउंट प्रपोज नहीं हुआ। और सिर्फ इतने अमाउंट का जो रेजोल्यूशन प्लान बना उसमें सिर्फ ये 1 करोड़ वाला जो देख रहे हैं आप, ये 1,84,785 रुपये, ये वाला क्लेम था, ये एडमिट हो गया। ये सेक्शन 7A का था, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। तो ये वाला क्लेम एडमिट हो गया। लेकिन जो बाकी सेक्शंस थे जैसे 7Q और 14B, इसमें जो पेनल्टीज वगैरह के जो रिलेटेड थे चीज़ें, वो एडमिट नहीं हुआ, वो अमाउंट एडमिट नहीं हुआ। अब उसी के लिए इन्होंने ये अपील में गए हैं कि हमारा सिर्फ आपने इतना ही अमाउंट रिजोल्यूशन प्लान में एडमिट हुआ और वो अप्रूव भी हो गया, पर ये 2 अमाउंट हैं उनको क्यों नहीं कंसीडर किया। तो अब इस पे क्या कहना है एनसीएलटी का। एनसीएलटी ने बोला कि जो 14B है, ठीक है, वो सेंट्रल बोर्ड को पावर है कि वो वेव ऑफ कर सकती है। जो डैमेजेस हैं इसमें या पेनल्टीज हैं, डैमेजेस हैं, उनको वो वेव ऑफ करने का राइट है सेंट्रल बोर्ड को। तो उन्होंने ये डायरेक्शन दे दिया कि जो सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैं यानी एसआरए हैं, जो जिनका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है सीओसी से भी एनसीएलटी से भी, तो वो एक काम करें, वो वेव ऑफ की एक एप्लीकेशन लगाएं विद इन 1 मंथ में। जो सेंट्रल बोर्ड है उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करें कि उन्हें ये वेव ऑफ करवाने हैं डैमेजेस, तो वो उस केस में वो देखेंगे उस चीज़ को। दूसरा, फिर अब 7Q की बात आ गई कि इंटरेस्ट जो पेबल है बाय द एम्प्लॉयर, उसका क्या करें, जो इनके रेजोल्यूशन प्लान में जिसके लिए कोई भी अमाउंट एडमिट नहीं हुआ है। तो उसके लिए एनसीएलटी ने बोला कि नाउ कमिंग टू द अनदर पार्ट पे आते हैं हम, जो कि 7Q है। इसमें जो अमाउंट है जो 75 लाख का आई थिंक अमाउंट है, 75,62,576 ये अमाउंट है जो कि 7Q का है, इंटरेस्ट का है। तो ये इंटरेस्ट पेबल बाय द एम्प्लॉयर, इसको आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, है ना। बाकी के लिए तो वो वेव ऑफ की एप्लीकेशन डाले। अब वो सीडी सेंट्रल बोर्ड क्या कहता है कि वो उनका वेव ऑफ करता है नहीं करता है, बट ये वाला जो अमाउंट इन्हें प्रपोज इनको फिर से लेके और इनको ये वाला अमाउंट देना पड़ेगा। तो इन्होंने साफ बोला कि वी आर ऑफ द व्यू दैट द सेड अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द एसआरए टू द एप्लीकेंट। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगी इसमें कि ये देखिए आप, ये एप्लीकेशन मतलब आपने कोई कंपनी खरीदी, आप सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन गए उस कंपनी में, आपने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। अब आपने प्रपोज किए थे कि हमें 2 करोड़ या 10 करोड़ देने हैं इस कंपनी को। अब ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करे कि कितना फाइनेंशियल क्रेडिटर को देना है, कितना ऑपरेशनल को देना है, कितना गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को देना है, कितना स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ का, कितना एम्प्लॉयज़ के सारा बाइफर आएगा, वो सारा बाइफरकेशन रेजोल्यूशन प्लान है। अब क्या हुआ, इन पे एक एडिशनल बर्डन आ गया कि इन्हें 75 लाख और देने पड़ेंगे अप्रोक्स अमाउंट, जो कि रेजोल्यूशन प्लान का पार्ट ही नहीं है। तो जब हम किसी कंपनी को परचेज कर रहे हो थ्रू द CIRP प्रोसेस, तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी फॉर द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो सबमिट कर रहे हैं, उनके लिए
कि वो जब वो पढ़ें, मतलब क्लेम्स को देखें, सारे क्लेम्स को वो देख लें पहले कि कितना फाइनेंशियल ड्यू है, कितना ऑपरेशनल ड्यू है, कितना स्टेचुटरी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का ड्यू है। तो जब रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो भी जाता है तो उसके बाद भी बहुत बार ऐसे केसेस आए हैं कि जिसमें स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ का अगर कोई ड्यू निकलता है तो वो उनको देना पड़ा है। तो वो उस चीज़ को पहले से अपने रिजोल्यूशन प्लान में प्रपोज करके चलें कि हम तो इतने पैसे देंगे, हम 11 करोड़ देंगे या 10 करोड़ देंगे या 2 करोड़ देंगे, हम टोटल इतना अमाउंट देंगे। और फर्दर अगर कोई जिम्मेवारी आती है, बाद में अगर कोई जिम्मेवारी आती है कि स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ के कोई ड्यू बाद में खड़े हो जाते हैं, तो ये प्रोपोर्शनेटली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कंपनी को, है ना, कि वो कैसे उसको करेगी, जो ऑलरेडी जिसमें CIRP प्लान अप्रूव हो चुका है, कि वो उस चीज़ का एक प्रोविज़न बना के चलें कि ये अमाउंट अभी आज की डेट में तो वो खड़ा है, आज की डेट में उसके लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, पर स्टेचुटरी ड्यूज के केस में कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि वो आपकी लाइबिलिटी बन सकती है। आपने कंपनी परचेज कर ली, उस समय तो पता नहीं था आपको कि 75 लाख रुपए देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, अब ऑर्डर आ गया तो आपको वो देने ही पड़ेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि स्टेचुटरी गवर्नमेंट को इन्होंने जब आपने रिजोल्यूशन प्लान दिया है तो वो जो अप्रूव हुए हैं उनके ड्यूज़, वो प्रॉपरली ड्यूज़ अप्रूव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और उनके कितने पेंडिंग ड्यूज़ है, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान भी अराइज हो सकती है। तो हमने क्या सीखा आज? आज हमने यही सीखा कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का अगर कोई क्लेम है या उनके कोई ड्यूज़ हैं, उनके वो अगर अपील में जाते हैं तो एक तो उनकी 9 मंथ्स के बाद भी अपील एडमिट हो गई, और दूसरा हमने ये सीखा कि अगर कोई रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाह रहा है, कोई कंपनी को परचेज करना चाह रहा है CIRP प्रोसेस के थ्रू, तो वो जो स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ के ड्यू हैं उनको थोड़ा ठीक से कंसीडर करके तब अपना प्लान सबमिट करें, और उसमें भी वो ये एक प्रोविज़न रखें कि हो सकता है कि आज नहीं तो कल ये अमाउंट की लाइबिलिटी अराइज होगी, तो उसको कैसे एडजस्ट करना होगा, इस बात को वो पहले से ही प्रपोज करके अपने रिजोल्यूशन प्लान में चलें। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और प्लीज़ अगर मेरा ये वे ऑफ वर्बल वे है, वैसे भी बता चुकी हूँ पहले भी कि ये वर्बल वे मेरा केस समझाने का अगर पसंद आ रहा हो आप सबको, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे को मोटिवेट करिए जिससे मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके सामने ला सकूँ और उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू सो मच।